गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठे रहिए। हेडिंग डालिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और बैटरीज, या हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का क्या मतलब है। जैसे आपके पास बहुत सारी बैटरीज हैं, आपने उन सबको आपस में कनेक्ट कर लिया और बाद में आपने उसके बाद में ना दो टर्मिनल निकाल दिए। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास 10 बैटरीज हैं, आपने कुछ के पॉजिटिव नेगेटिव आपस में सबको मिला दिया आपने। लास्ट में आपको दो टर्मिनल बाहर रखने हैं। कितने टर्मिनल बाहर रखने? जिनसे कोई एक्सटर्नल एलिमेंट कनेक्ट होगा आके। बात समझ में आई? तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 बैटरीज हैं, मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो दो टर्मिनल लास्ट में बचेंगे, उन टर्मिनल से हम किसी आने वाले रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, या किसी भी हम दूसरे एलिमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? तो अब हमें क्या करना है, वो जो एक बहुत सारी बैटरीज का कॉम्बिनेशन है, उसको हम एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें? जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट का मतलब सारे रेजिस्टेंस नेटवर्क को हटा के एक रजिस्टर बना देना। उसी तरह से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में जितना भी कॉम्बिनेशन है वो गिवन टर्मिनल के लिए एक सिंगल बैटरी में कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए? अब देखिए इसको प्रूव करने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए ये बहुत सारा नेटवर्क है, ध्यान से समझना, यहां मैं बना नहीं रहा हूं। आई हैव फ्यू बैटरीज ओवर हियर। लास्ट में आपको ये दो टर्मिनल दे दिए मैंने। क्लियर? मान लो इसमें 5 बैटरी लगे हुए हैं। ओके, कैसे लगे हैं वो क्वेश्चन की अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी होगा वो बन जाएगा। अब मैंने यहां पर एक रजिस्टर कनेक्ट किया। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा प्रूव कर देता हूं कि इस रजिस्टर कैपिटल आर से जाने वाला करंट कुछ इस फॉर्मेट में है, एक्स अपॉन आर प्लस वाई। किस फॉर्मेट में प्रूव कर दिया? एक्स अपॉन, इसका मीनिंग क्या है पता है? एक मिनट, अगर हम इस पूरे नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट बैटरी मान लेते हैं, तो इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ ई है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है। बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? दिस इज ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर, तो इसका है प्लस आर इक्विवेलेंट। अब मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन से ये प्रूव कर देता हूं कि इसमें से जाने वाला करंट इस फॉर्मेट का है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये कैपिटल आर एक सिंगल बैटरी से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ एक्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस? इस कंपैरिजन को देखते हुए आई बात समझ में? ये मैं आपको, आराम से आओ बेटा, इसको हम एनालाइज करके आपको बताएंगे, प्रूफ बताएंगे इसका कि ऐसा होगा। बात मेरी समझ में आई? तो आप समझ रहे हो, अगर इतने बड़े नेटवर्क से कैपिटल आर से जाने वाला करंट ऐसा है, तो मैथमेटिकली ऐसा लगेगा कि ये एक इक्विवेलेंट बैटरी से कनेक्टेड है जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट वाई है। समझ आई बात? अच्छा, इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं। इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं। एक तरीका और है, अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि जो ऊपर वाला नेटवर्क है ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर फॉर्मेट है। क्या प्रूव कर देता हूं? कितने लोगों को यह बात समझ में आती कि अगर एक बैटरी से करंट आई पास करे
तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिस्चार्जिंग में क्या लिख सकते हैं? तो ये ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? ई इक्वलेंट। और ये क्या होगा? आर इक्वलेंट। बात समझ गए? इन दोनों को करने के तरीके अलग अलग हैं। एक मेथड में आपको कैपिटल आर जोड़ के कैपिटल आर से करंट निकालना है और x अपॉन आर प्लस वाई फॉर्मेट देना है, तो x ई इक्वलेंट हो जाएगा और y आर इक्वलेंट हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, आप है ना इस कैपिटल आर को कनेक्ट मत करो, मन में सोचो कि कनेक्टेड है और उसमें से कोई आई करंट पास कर रहा है, और ऊपर आप ये प्रूव कर दो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई माइनस आई आर का फॉर्मेट है। तो ई उसका ईएमएफ हो जाएगा और आर उसका आर इक्वलेंट हो जाएगा। यस और नो? दोनों मेथड का मीनिंग समझ में आ गया? चलिए, अब मैं ना एक और मेथड से प्रूव करूंगा। वो मेथड क्यों बता रहा हूं वो बता देता हूं। वैसे वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं हम लोग। उसका नाम है थेवेनिन थ्योरम। क्या नाम है? वो मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे आप लोग आगे चल के आरसी सर्किट पढ़ोगे, तो आरसी सर्किट में कई बार आपको इक्विवेलेंट बैटरी बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वो हम आपको प्रूफ के साथ मतलब बता रहे हैं कि ये दो तो प्रूफ हो गए, और थेवेनिन थ्योरम डायरेक्ट क्या कहता है इक्विवेलेंट निकालने के लिए, वो भी हमारे पास मेथड है। बात मेरी समझ में आई? अच्छा, थेवेनिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे आज मैं जितने भी फॉर्मेट पढ़ाऊंगा ना, इस चैप्टर में जितने भी काम आएंगे वो सब डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। किससे सॉल्व हो जाएंगे? लेकिन अगर मान लीजिए आरसी सर्किट या एलआर सर्किट, एलआर जानते हो, वहां पे अगर कभी आपको इक्विवेलेंट बैटरी निकालने की जरूरत पड़ी तो आप थेवेनिन का यूज करना, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए? तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं थेवेनिन वाले थ्योरम से आगे प्रोसीड करूंगा। एक बार आपको ये भी शो करूंगा ये वाला, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। समझ आई बात? तो मान लीजिए मेरे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, n identical cells, and these are connected in series। अगर आप प्रूफ के ऊपर ध्यान देंगे तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप अपने आप बना लोगे। n आइडेंटिकल सेल्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज। ये लीजिए, पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल। ऐसे कितने सेल्स हैं? कितने सेल्स हैं? n आइडेंटिकल सेल्स। सबका ईएमएफ कितना है? सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R। चलिए, अब मुझे इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना है? ई इक्विवेलेंट में। ओके, देखिए मैं आपको एक बार साइड में इसका प्रूफ बता देता हूं, x अपॉन आर प्लस वाई से कैसे आएगा। देखिए, आपने ये n सेल्स को कनेक्ट किया है, n है ये ध्यान रखना, और यहां क्या लगा दिया आपने? कैपिटल R। यहां कितने सेल लगे हुए हैं? n सेल्स लगे हुए हैं। मैंने मान लिया कि लेट द करंट इज पासिंग I। कितना करंट पास कर रहा है? चलिए, तो एक बात बताओ, एक सिंगल लूप है क्या? तो अब आप इतना सीख चुके हो कि सिंगल लूप में सारे ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। तो मान लो ये n के n एक ही डायरेक्शन में है, तो लूप इक्वेशन में n ई ऐड हो जाएगा, और ये कैपिटल R और एन आर माइनस क्यों होंगे? मतलब नहीं, ये सारे रजिस्टर सीरीज जैसा बिहेव करेंगे, तो आप कैपिटल R प्लस एन आर लिख सकते हो। देन व्हाट इज द करंट थ्रू दिस बैटरी? दैट इज एन ई डिवाइडेड बाय R प्लस, कितने लोगों को दिखा कि x अपॉन आर प्लस वाई? दिस इज व्हाट? ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस। बात समझ में है? तो ये आपके सामने एक तरह से प्रूफ लिखा है। आ गया ये आंसर? चलिए, इसका मतलब अगर मैं इस पूरे पार्ट को चेंज करता हूं इक्विवेलेंट बैटरी में, तो उस इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ आ रहा है n इंटू ई। क्या कहते हो? और उसका रेजिस्टेंस आ रहा है n इंटू आर। यह आपका सर्किट बन गया। मतलब दिस होल सिस्टम बिहेव्स लाइक दिस। अच्छा, अब आप लोग मैथमेटिकली ये बात समझते हो कि अगर ये R इंटरनल है और चाहे ये R एक्सटर्नल है, आंसर तो यही आएगा। मान लो ये आइडियल सेल बना देता हूं और वो इंटरनल के बजाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, तब भी आंसर यही बनेगा। ये समझ में आ गया? अब देखिए, एक प्रूफ क्या है,
थेवेनिन थ्योरम से भी मैं आपको इसका प्रूफ समझाता हूं। थेवेनिन क्या कहता है पता है? जैसे आपने यहां पे कैपिटल आर को कनेक्ट किया, थेवेनिन कहता है कुछ भी कनेक्ट मत करो। आपको पता है ना, कनेक्ट करने के बाद करंट जाएगा, पहले तो कोई करंट। तो थेवेनिन कह रहा है बिना कनेक्ट किए जो वी ए माइनस वी बी आ जाए उसी को ई इक्वलेंट बोल देना। थेवेनिन क्या कह रहा है? बिना कनेक्ट किए जो वी ए माइनस वी बी आए वही क्या है? चलिए, ये ए है और ये बी। एक बात बताइए, अगर आप मुझसे कहते हो कि वी ए माइनस वी बी कितना आएगा विदाउट कनेक्ट किए, तो कितने लोगों को दिखता है कि बिना कनेक्ट किए तो कोई करंट नहीं है? तो अगर यहां से वहां तक हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए जाते हैं तो माइनस ऑफ माइनस ई प्लस जीरो, माइनस ई प्लस जीरो, माइनस ई प्लस जीरो, माइनस ई प्लस जीरो करते जाएंगे, कितना आएगा? माइनस ऑफ माइनस एन ई, मतलब प्लस एन ई आ जाएगा। हाँ या ना? चलिए, वरना ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थेवेनिन से भी। अच्छा, थेवेनिन पता है क्या कहता है? आर इक्वलेंट निकालने के लिए रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट आर इक्वलेंट। तो इन सबको अगर मैं इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं तो ये आर 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 होंगे। एक सीधा एन आर रजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं, और आर ए बी निकाल लो आप। क्या निकाल लो? आर ए बी, वही क्या है? आर इक्वलेंट। याद रखिएगा मैं ये किस आधार पे कह रहा हूं? थेवेनिन थ्योरम इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे आप लोग, हम अभी पढ़ा दे रहे हैं। बस है, क्योंकि हमें फायदा लगता है इससे, प्रूफ करते वक्त कैपिटल आर जोड़ने की जरूरत। तो मैं हर बार ना प्रूफ आपको थेवेनिन से दूंगा ताकि आपकी थेवेनिन की प्रैक्टिस हो जाए। और इस चैप्टर में जितने केस आएंगे वो उस केस आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इतना समझ में आया? चलिए, अब बताओ, इसी में अगर कोई मेरे से बोले कि सर एन बैटरीज में से एक बैटरी उल्टी लगी है, तो 1 मिनट माइनस तो आएगा। एन बैटरीज में से एन माइनस वन सपोर्ट में होंगे, एन वन अपोज में होगा, तो टोटल कितने सपोर्ट में हो? एन माइनस टू। तो अगर मैं एक बैटरी को रिवर्स कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? एक बैटरी को रिवर्स करने पे एन माइनस टू बनेगा, क्योंकि एन माइनस वन सपोर्ट में जाएंगे और एक अपोज में जाएगा, तो एन माइनस वन से भी एक माइनस करना पड़ेगा, एन माइनस टू। लेकिन क्या आपको दिखता है आर इक्वलेंट तो यही रहेगा, बिकॉज रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, आर इक्वलेंट यही आएगा। तो मैं इसको याद रखने के लिए एक रिमार्क के तौर पे यहां लिखवा दे रहा हूं कि सपोज एन आइडेंटिकल, मान लीजिए मैंने कहा कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और एक उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, एक मैंने रिवर्स कर दिया। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, सबका ईएमएफ ई है। 5 बैटरीज हैं और सबका रेजिस्टेंस भी आर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा इक्विवेलेंट बैटरी जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1 2 3 4, 4 तो सपोर्ट में है और एक अपोज में है, तो ये तो बनेगा 3E, लेकिन रेजिस्टेंस बनेगा 5R ही बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही आने वाले हैं, चाहे आप सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस वही बनेगा। इतना समझ आ गया सबको? अभी रुक जाइए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज। अब चलिए सीरीज में कोई दूसरा केस भी लेके देख लेते हैं जो बहुत इजी है। मान लीजिए मैंने सीरीज में ऐसा किया, सपोज आई हैव 1 2 एंड 3, ये 3 बैटरीज है। एक का ईएमएफ है 10 वोल्ट, एक का ईएमएफ है 20 वोल्ट और एक का ईएमएफ है 5 वोल्ट। ये है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ओके, मैंने कहा इसका इक्विवेलेंट बनाइए। एक मिनट, यहां से वहां तक 3 बैटरीज हैं सीरीज में, बस आपको देखना है सपोर्ट और अपोज। ये दोनों सपोर्ट में हैं तो ये इसके, तो 30 माइनस 5 25, तो एक बैटरी बनी जिसका ई इक्विवेलेंट 25 वोल्ट है। लेकिन आर इक्विवेलेंट 1 2 3 टोटल 6 ओम। तो सीरीज समझ में आ गया, चाहे आइडेंटिकल हो चाहे नॉन आइडेंटिकल हो। सपोर्ट वाले सारे ऐड कर लो, अपोज वाले सारे ऐड कर लो, सपोर्ट में से अपोज को माइनस कर दीजिए, ईएमएफ आ जाएगा, और रेजिस्टेंस सारे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया।
क्या डाउट है? ये वाला यहां पे 4e नहीं आएगा। देखिए e प्लस ई प्लस ई प्लस ई, 4e तो सपोर्ट में है, लेकिन एक e अपोज भी है, तो 4e माइनस ई दैट इज 3e। टोटल 5 लगाए हैं, एक उल्टा करने पे 3 आ रहा है, 5 माइनस 2। थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, है ना? ए और बी जिन टर्मिनल के अक्रॉस निकालते हैं, कैसे डाउट पूछते हो आप लोग? हाँ, किसी को ए किसी को बी मान लें। माइनस आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से प्लस बोलोगे तो उधर से एक ही बात है ना, बैटरी ऐसे ही बनाएंगे। अगर इधर से प्लस बोलेंगे तो बैटरी ऐसे ही बनाएंगे। सीरीज क्लियर है सबको? अब देखिए पैरेलल केस बता देता हूं मैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, देखिए पैरेलल में एक चीज नोटिस करिए, मैंने सबकी पोलैरिटी कैसा रखा है, मतलब सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह पे और सबके नेगेटिव टर्मिनल एक जगह पे है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक उल्टा लगा हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बात समझ गए? अब जैसे ना मुझे पता करना है इस सिचुएशन में ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट कितना है, इसको प्रूव करने का एक तरीका है कैपिटल आर कनेक्ट करके सॉल्व करें, है ना? और एक तरीका थेवेनिन कह रहा है बिना कनेक्ट किए सॉल्व करो। तो थेवेनिन कह रहा है कि वी ए माइनस वी बी निकाल दो विदाउट कनेक्शन टू द कैपिटल आर, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थेवेनिन से इसलिए सिखा रहा हूं, वो आगे काम आएगा, वरना तो इस चैप्टर में तो सारे फॉर्मूले से काम चल जाएंगे आपके। अब देखिए अगर मैं ए और बी के अक्रॉस रजिस्टर कनेक्ट नहीं करता हूं तो नेटवर्क यही है। कितने लोगों को ये चीज नजर आती है कि ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच सभी आइडेंटिकल हैं? तो अगर मान लो मैं इसमें 1 एम्पियर करंट मानता हूं तो फिर इसमें भी क्या कोई डिफरेंस आ सकता है? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी का सेम ही है। तो इसका मतलब अगर सब में करंट लेफ्ट मानूंगा तो सब में लेफ्ट होगा, और किसी एक में राइट मानूंगा तो सब में राइट होगा। एक बात बताइए, इन सारे ब्रांचेस में करंट जा रहा है तो कहीं से तो आना चाहिए। यहां तो ए खुला हुआ है, ए को हमने किसी से नीचे कनेक्ट नहीं किया है। तो अगर इन ब्रांचेस में हम करंट की बात करें तो क्या वो जो करंट आएंगे वो जीरो होने चाहिए? भाई मान लो ये सभी 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, सभी 5 एम्पियर पहुंचे कहां? ए तक, तो ए से निकल नहीं पाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉसिबल केस है जो वैलिड होगा? इसका मतलब इसमें भी करंट जीरो होना चाहिए, इसमें भी जीरो होना चाहिए, इसमें भी जीरो होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई?
याद रखिएगा मैं थेवेनिन से प्रूव कर रहा हूं इसलिए कनेक्ट नहीं किया है। चलिए, तो एक बात बताइए, थेवेनिन कहता है वी ए माइनस वी बी निकाल दीजिए। आप क्या कर दीजिए, अगर करंट जीरो हो तो आप किसी भी ब्रांच से जाएं, वी ए माइनस वी बी ई एम एफ के बराबर आएगा। एन सेल्स लगे हैं, लेकिन वी ए माइनस वी बी एक सेल के ई एम एफ के बराबर ही आएगा, हाँ या ना? अच्छा, अब इसके बाद थेवेनिन क्या कहता है, रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय देयर, कर दो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस, तो सारे आर 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 हो गए। क्या सारे आर पैरेलल में है? देन आई एम गेटिंग आर इक्वलेंट एज स्मॉल r by n. That means this whole setup is converted into an equivalent battery whose EMF is, but R equivalent is R by N. This is the R equivalent and this is E equivalent. आ गया क्या समझ में? तो n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में तो थे तो n e n r आ रहा था। n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगे हैं सब सेम तरह से, तो EMF तो E ही आ रहा है, लेकिन R इक्वलेंट R बाई N आ रहा है। बात समझ गए? तो ये याद रखना है, डायरेक्ट इसका यूज यहाँ पे हम लोग प्रूफ का सहारा नहीं लेंगे बार बार। जो मैं सिचुएशंस बता रहा हूँ वो डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा सबको। अच्छा, अब मैं इसका जनरल केस प्रूव कर रहा हूं आपके सामने। जनरल केस कि मान लीजिए ये बैटरीज E1 E2 E3 होते, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 होते, तो क्या आंसर आता? समझ आए बात? इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं फॉर्मूला। देखिए, आपके पास तीन सेल ले लिए मैंने, एक दो और सपोज ये तीन है ना? ये ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका EMF E1 R1, E2 R2, E3 R3। पहले मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या आएगा। दिस होल सिस्टम इज इक्वलेंट टू अ बैटरी जिसके E इक्वलेंट का फॉर्मूला आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। एक मिनट को यहां नहीं लिखते, E इक्वलेंट ये है और R इक्वलेंट ये है। आपको E इक्वलेंट की वैल्यू मिलेगी, दैट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अभी आंसर मैं निकाल दूंगा, आप टेंशन ना लें। ये आया? पहले आपको ये याद रखना है क्योंकि ये सेटअप आते ही आपको फॉर्मूला लगा के निकालना है आंसर। कंफर्म? चलिए, E इक्वलेंट आ गया और R इक्वलेंट का फॉर्मूला है 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो पहले इधर देखिए, मैं R इक्वलेंट समझा देता हूं। थेवेनिन कहता है रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये मेरा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो R इक्वलेंट निकालने के लिए तीनों को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो R1 R2 R3 क्या बन जाएंगे? पैरेलल में। ये आंसर आ गया। इसके बाद थेवेनिन कहता है बिना कनेक्ट किए कैपिटल R को VA माइनस VB निकाल दो। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं ये कैसे आया। चलिए, मैंने कनेक्ट नहीं किया लेकिन सेल्स तो डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए, मैंने क्या कहा, मैंने A का पोटेंशियल मान लिया कुछ जीरो। A को क्या मान लिया मैंने? जीरो। भाई मुझे VA माइनस VB प्रूव करना है, उसके लिए मैं KVL KCL यूज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारा पॉइंट पोटेंशियल वाला मेथड है जिसमें हम नोडल बोलते हैं जिसको, वो लगा रहा हूं। बताइए यहां का पोटेंशियल कितना, अगर ये जीरो है तो माइनस E1, ये जीरो है तो यहां, और यहां जीरो है तो माइनस E3 आ गया। मैंने इसका पोटेंशियल माना X।
बताइए, इस एक्स जंक्शन पे केसीएल लगा रहा हूं, इधर जाने वाला करंट x प्लस ई वन बाय आर वन प्लस एक्स प्लस ई टू बाय आर टू, इधर जाने वाला, और x प्लस इक्वल टू, आप ध्यान से देखें, x का जो मल्टीप्लायर है वो आ रहा है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और उधर जाने के बाद बन रहा है माइनस ऑफ ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री। यही आ रहा है क्या? क्या x निकल जाएगा यहां से? इसको नीचे ले जाएंगे तो x आ जाएगा। व्हाट इज योर वी ए माइनस वी बी? वी ए तो है 0 माइनस एक्स, और 0 माइनस एक्स रखते ही, यानी आपका जो आंसर x आ रहा है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस आंसर वुड बी ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई थ्री अपॉन 1/r2 प्लस, आ गया समझ में? तो ये आपका ई इक्वलेंट है और ये आपका आर इक्वलेंट है। रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी याद रखना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ऐसा केस आएगा तो हम लोग प्रूव करने के चक्कर में तब पढ़ेंगे जब बताए गए कंडीशन से कुछ डिफरेंट आ जाता है तो, और वो यहां नहीं आएगा, वो आरसी सर्किट में आएगा। समझ आई बात? इसको नोट कर लीजिए। प्रूफ आप नोट नहीं भी करो तो भी चलेगा, ये नोट करना जरूरी है। तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, अभी बताऊंगा मैं, पहले इतना नोट कर लें। कहाँ से आवाज आई? इधर ही हैं आप अभी? थोड़ा सा फास्ट लिखें बेटा, एग्जाम में भी आपको स्पीड से लिखना है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। थेवेनिन को भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे मैं फिर याद दिला दूंगा आपको। इतना नोटिस कर लिया? अच्छा, हमेशा प्रूफ पे ध्यान देना है। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर इनमें से एक बैटरी अगर रिवर्स पोलैरिटी की होती, एक मिनट रुक जाइए, माइनस तो आ जाता, कहाँ ये देखना पड़ेगा, कहाँ आएगा वो देखना है। जैसे ये इसकी पोलैरिटी बदल गई तो यहाँ माइनस ई टू की जगह प्लस ई टू होता, इस एक्सप्रेशन में यहाँ माइनस ई टू होता। एक मिनट, यहाँ आता माइनस, यहाँ नहीं आता, तो यहाँ तो यही रहेगा प्लस में, लेकिन यहाँ पर ई टू की जगह माइनस ई टू आएगा। तो याद रखिए, अगर इनमें से कोई बैटरी रिवर्स पोलैरिटी में है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रिवर्स में है उसको माइनस लगा देंगे। बात समझ गए? अच्छा, फिर आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका फाइनल आंसर प्लस आया कि माइनस। जैसे मान लो आपने इनको प्लस माना और बाई चांस ये आंसर माइनस आ गया, इसका मतलब है जिसको माइनस माना है बैटरी उसके जैसी बनाई जाएगी, और अगर प्लस आया तो जिसको आपने प्लस माना है उसके जैसी बैटरी बनाई जाएगी। क्लियर? चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेरे पास कुछ बैटरीज हैं आइडेंटिकल, 1 2, चलिए इसमें थोड़े ज्यादा बढ़ा देते हैं। कितनी बैटरी सीरीज में है आइडेंटिकल? 3। और ऐसे आपके पास 5 रोज हैं, ठीक है? 3 3 बैटरीज के कॉम्बिनेशन, और कितने रोज हैं?
5, 5 rows. 1 minute. And all are identical. EMF E, internal resistance R, EMF E, internal resistance R, EMF E, R. अब जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द ई इक्वलेंट ऑफ द बैटरी, तो पहले क्या करें आप, पहले सीरीज वाले सॉल्व कर लेते हैं, फिर तो पहले सीरीज वाले मतलब इनको, ये आएंगे 3E3R, फिर 3E3R, फिर 3E, तो ये आपका 3E3R, 3E3R, क्या कहते हो, 3E3R। कितने रोज हैं ऐसे, 3E3R। ये आइडेंटिकल वाला केस चल रहा है क्या, चलिए अब जब आप इसको रिड्यूस करेंगे एक बार फिर, तो n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेम पोलैरिटी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो 3E ही रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/5। दिस इज योर E इक्विवेलेंट एंड दिस इज योर R इक्विवेलेंट। क्या कहते हो, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। याद रखिएगा, ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सब जगह लगा सकते हैं। तो मैंने 3 के लिए प्रूव करके दिखाया आपको, आप 2 में भी लगा सकते हैं, 4 में भी लगा सकते हैं, 6 में भी लगा सकते हैं। ऐसे ही बस टर्म्स आगे बढ़ती चली जाएंगे। कंफर्म भाई, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 है, 4 होती तो 4 टर्म आ जाती ना, वही कह रहा हूं मैं। एक्स किसको मान लिया, हाँ एक्स के साइन से पता चल जाएगा। इधर देखिए आप, जैसे एक्स का साइन आया ना, तो आपको ए में से बी को माइनस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। हाँ तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन अब वो तो तब ना जब प्रूफ करोगे, अब हमने प्रूव करने से मना कर दिया। इस केस में याद रखना है आपको, एग्जाम में जब इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाएंगे तो वो मान के चलेंगे कि आप फॉर्मूले से करें। प्रूफ करोगे तो 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा, और फॉर्मूले से करोगे तो 2 ही तो फॉर्मूले याद करवा रहे हैं हम आपको, कि अगर पैरेलल में है तो ये याद कर लो, और सीरीज में है तो सपोर्ट और अपोज देख लो, बस इतना सा करना है आपको। मिटा दो ये। अब मैं वैसे ही आपको एक बता रहा हूं, हालांकि ये कोई बताने वाली बात नहीं है। मान लीजिए ये मैंने आपको एक कुछ कॉम्बिनेशन दिए, 5 वोल्ट 1 ओम, ये है 3 वोल्ट, ये है 3 ओम, और ये है 4 वोल्ट 1 ओम। आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ये सपोर्ट जैसा दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, लेकिन ये उल्टा है। तो व्हाट इज ई इक्विवेलेंट, अपोज का मतलब अपोजिट पोलैरिटी। तो ई इक्विवेलेंट इज E1/R1 प्लस E2/R2। एक मिनट, अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, E3/R3, जनरल फॉर्मूला तो यही है, लेकिन अगर इनमें से कोई पलट के लगा हुआ है तो माइनस लगा देते हैं उसके सामने। तो E1 कितना है, 5/1 प्लस 3/3, ये तो दोनों प्लस में आ गए, और माइनस का 4/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/1, 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/1, बताइए कितना। डिनोमीटर में 7/3 है, और ऊपर 5 प्लस 1 6 माइनस 4 2, और डिनोमीटर में 6/7, कितना कितना आ रहा है भाई, ऊपर कितना बचा, 5 प्लस 1 6 माइनस 4 2, और डिनोमीटर में आ रहा है 7/3, है ना। इसको उल्टा कर देंगे, 3/7, तो 3 2 6/7 वोल्ट। ये क्या आ गया आपके पास, ईएमएफ। एनी डाउट,
ठीक है। अच्छा, आर इक्वलेंट कितना? 1/r इक्वलेंट इज 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/1। आर इक्वलेंट ये 7/3 या 3/7? ये आर इक्वलेंट आ गया 3/7। कर लोगे? तो इक्वलेंट निकालना समझ गए? यानी फाइनली ये बैटरी आप कैसे बना देंगे? ऐसी। इसकी पोलैरिटी कितनी आई है? 6/7 वोल्ट। अच्छा, ये प्लस आया है ना, मतलब हमारे प्लस के जैसा होगा। और आर इक्वलेंट 3/7 ओम। ये लीजिए, अब आगे आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं। एनी डाउट? याद रखिएगा, यही सारे केस बनेंगे, सब डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है। कभी डिफरेंट केस आएगा तो मैं थेवेनिन से वापस प्रूव करना शुरू कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, अब हेडिंग डालिए। लिखो मैक्सिमम पावर maximum power delivered by a battery to a load. Maximum power delivered by a battery to a load. मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय अ बैटरी टू अ लोड। तुम लोग ऐसे कैसे एक ही लाइन को 3-3 बार बोलने के लिए बोलते हो? आगे बढ़ जाऊंगा, फिर कोई बोलेगा मैक्सिमम, फिर कोई बोलेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय अ बैटरी टू अ लोड या टू अ लोड रजिस्टर। इसका प्रूफ हटा रहा हूं मैं, है ना। 2 मिनट में हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को समझना है कि हो क्या रहा है। आपके पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है। अच्छा, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, बट हम बैटरी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और उसका जो क्या कहते हैं ईएमएफ है वो ई है। अब क्वेश्चन में क्या होगा पता है? एक रजिस्टर लगा होगा जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है और बैटरी लगी होगी, उसका ईएमएफ ई और रेजिस्टेंस आर है। क्वेश्चन में ना ऐसे दिखा रखा होगा, इसका मतलब है कि कैपिटल आर वेरिएबल है, तो कैपिटल आर को बदल बदल के, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इस बैटरी से इसको मैक्सिमम पावर देना है। तो कौन सा ऐसा रजिस्टर होगा जो मैक्सिमम पावर लेगा? कौन सा ऐसा रजिस्टर होगा जो मैक्सिमम पावर लेगा? बात समझ गए? तो इसमें सिचुएशन ये है कि ये खुद वेरिएबल है, यानी आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स पड़े हैं, आप कह रहे हो उनमें से कौन सा रजिस्टर उठाऊं ताकि उसको सबसे ज्यादा पावर मिले। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? अब देखिए, मैंने माना करंट आई फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द करंट आई? ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यही है, सिंगल लूप सर्किट है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू द लोड? आई स्क्वायर कैपिटल आर। P इक्वल्स टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। कितने लोगों को दिखा कि पावर का कैपिटल आर के साथ फंक्शन बन गया? स्मॉल आर और ई कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आप लोग मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, डीपी बाई डी आर निकालना है। निकाल लोगे? स्मॉल आर और ई कांस्टेंट है, तो आर अपॉन स्मॉल आर प्लस आर का होल स्क्वायर है। डीपी बाई डी आर निकाल के उसको जीरो डालना है, यानी उस पर कौन सी थ्योरी लगानी है? मैक्सिमा मिनिमा। मैंने ये कुछ स्टेप्स गायब कर लिए, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो डीपी बाई डी आर जीरो कर दिया। यहां से आप देखेंगे कि कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर आएगी व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। इससे क्या पता चला कि अगर अगर ये पूरा सिस्टम में कैपिटल आर वेरिएबल हो तो कैपिटल आर किसके बराबर होना चाहिए?
तो वो सबसे ज्यादा पावर लेगा। याद रखिएगा, मैंने कोई प्रूफ हटाया नहीं है, ये पावर लिखी है। अब बस आपको डीपी बाई डी आर जीरो करना है, मैंने करके देखा हुआ है। कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर आता है। तो यहां से व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द रजिस्टर? कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर आ गए, तो कैपिटल आर आर की जगह स्मॉल आर रखेंगे। ई स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, 4 स्मॉल आर। दिस इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। समझ में आई बात? अब एक मिनट ध्यान से देखना, जैसे ये आ गया, अब ये क्वेश्चन हो सकता है सीधे सीधे आ जाए आपके पास या घुमा फिरा के भी आ सकता है। जैसे आपने देखे इतने सारे हैं, अभी मैंने ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट निकाला। मान लो अभी जो मैंने इतना बड़ा सर्किट दिया था उसमें पूछ लो को बताइए कि कैपिटल आर कितना कनेक्ट करें कि मैक्सिमम पावर जाए। तो आप बस यहां फोकस करना, ई और आर पर डिपेंडेंसी है ना, स्मॉल आर के बराबर कैपिटल आर लेना है। अच्छा मान लीजिए इधर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो उसका ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट निकाल लें, और आर इक्वलेंट कैपिटल आर, आर इक्वलेंट के, जैसे अभी ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है आपके सामने, ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। अब क्वेश्चन बोले कि यहाँ कैपिटल आर जोड़ के कैपिटल आर पे मैक्सिमम पावर लाइए, तो क्या करोगे? कैपिटल आर जो है इस आर इक्वलेंट के, मैथमेटिकली तो वही चीज आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमने ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट पढ़ाने के बाद ये क्यों पढ़ाया है? तो पहले आप सीख जाएं कि कोई बड़ा नेटवर्क आए तो आप क्या कर सकते हैं। बात समझ गए? तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड निकल जाएगा। अच्छा एक मिनट इधर बताओ तो, मान लीजिए एक लोड है, इधर एक ईएमएफ सोर्स है, एक 1 ओम का रजिस्टर लगा है, एक 2 ओम का रजिस्टर लगा है, और योर कैपिटल आर इज वेरिएबल। क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल आर क्या हो कि उस पर मैक्स पावर जाए, कितना? इस प्रूफ के अकॉर्डिंग देखें तो आर की वैल्यू 1+2 हो, 1+2 मतलब 3, तो एक बैटरी और 3 ओम और कैपिटल आर, यही केस बन जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में कैपिटल आर कितना होना चाहिए? 3 ओम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको कैसे करना है, नोट करिए फटाफट। एंड नेक्स्ट हेडिंग डालिए गैल्वेनोमीटर। कोई जरूरी नहीं है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, खड़े हो जाओ पहले। देखो ज्यादा भोले भाले बन के पढ़ाई नहीं करनी, पहली बात तो मैंने 50 बार बोल दिया है कि ये रजिस्टर इंटरनल हो चाहे। अच्छा बताइए इस प्रूफ में अगर मैं इस आर को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बोल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलूं, इस प्रूफ में क्या फर्क पड़ेगा? आप बताइए, नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने ये नहीं पढ़ाया आपको कि ये कैपिटल आर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, मैंने ये पढ़ाया कि कैपिटल आर के अलावा जो इक्विवेलेंट बैटरी दिखाई दे उसमें जो आर दिखाई दे वो आर आपका क्या होगा। भाई आप बताओ, इसके लिए अगर मैं प्रूव करूंगा तो स्मॉल आर की जगह कौन दिखाई देगा? 1+2, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा ये इधर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी हो सकता है, उसका पहले क्या निकालेंगे? ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट कैपिटल आर के बराबर कर देंगे। ये डिफरेंशिएशन अपने आप करके देखना, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर आता है क्या। ओके, हम लोग नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज अवर गैल्वेनोमीटर। मिटा दो। देखिए गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, एंड देन पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, यही आपका सिलेबस है। उसमें बाद में थोड़ा सा बता देंगे आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, समझ गए क्या, और एक कलर कोडिंग। तो ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है, तो आप कंसेप्चुअली बहुत ध्यान से समझते जाएं। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लिया आपने,
पूरा। तो वहां पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आया होगा आपके पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उस पे के बारे में बात नहीं करेंगे कि अंदर उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। आपको पता है एक सॉफ्ट आयरन का कोर है, उसके ऊपर एक वाइंडिंग है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, तो कुल मिला के आप करंट भेजते हो तो वो डिफ्लेक्ट होता है ना। तो मेरे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है, ध्यान से समझिएगा। अंदर एक कॉइल लगी हुई है और उस कॉइल के ऊपर आपको पता है ऐसा एक नीडल लगा होता है जो कोर होता है उसके ऊपर। अब मान लीजिए आपने इधर से ये 0 लिखा है, इधर और इधर। मान लीजिए आप करंट ऐसे भेजते हैं तो डिफ्लेक्शन इधर आ गया, करंट इधर से भेजते हैं डिफ्लेक्शन इधर आ गया। हम लोग वन साइड के करस्पॉन्डिंग सारा डिस्कशन करते हैं, समझ आई बात। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये जो करंट जाएगा उससे मैग्नेटिक टॉर्क बनता है NIAB, याद है, एरिया नंबर ऑफ टर्न्स। ये बैलेंस करता है टॉर्शनल टॉर्क को, सही बात है। तो एक बात बताइए, आपने कॉइल लिया, N लिया, A लिया, B लिया, और जो टॉर्शनल स्प्रिंग है उसका C आपको पता है। आपने जैसे ही कोई I करंट पास किया तो दैट I करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट I करंट इज पासिंग थ्रू। जैसे ही आप I करंट पास करोगे ये कुछ डिफ्लेक्शन देगा और वहां जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, पता है ना ये बात सबको। तो उस इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ये है, ये टॉर्शनल स्प्रिंग का टॉर्क, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोल सकते हो आप, और दिस इज NIAB इज द मैग्नेटिक टॉर्क। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कैसे करेंगे, I इक्वल्स टू C थीटा अपॉन NAB। बोलिए, आपके पास C है, N है, A है, B है, ये तो हो गया इसकी डिजाइनिंग का पार्ट। आपने जैसे ही इसमें से कुछ करंट पास किया आपको पता चल गया कि ये π/6 एंगल घूम गया, तो यहां π/6 रखिए और करंट निकालिए, बोलो। फिर अगर π/3 घूमा, π/3 रखिए, करंट निकालिए। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शनल कंडीशन है, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और करंट का रिलेशन प्रोपोर्शनल है, लीनियर फंक्शन है और प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये अच्छी बात है कि हर इक्वल इक्वल डिवीजन पे, हर इक्वल इक्वल डिवीजन पे ये इक्वल करंट बढ़ता जाएगा। जैसे 1 एम्पियर पे अगर थीटा जा रहा है तो 2 एम्पियर पे 2 थीटा आएगा, 3 एम्पियर पे 3 थीटा आएगा। तो इधर हमने एक गैल्वेनोमीटर डिजाइन कर दिया, इधर इसके 50 डिवीजन है। हम लोग वन साइड के करस्पॉन्डिंग ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ बराबर होते हैं, बात समझ गए। तो एक साइड कितना करंट मेजर कर पा रहा है। तो अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज इट इज अ कॉइल। तो RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपको पता है ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आपने क्या किया है पता है, आपने इसमें से जितना करंट IG पास कर रहा है यही क्या है, ये वो करंट है जो किस में से पास कर रहा है। और आपने पहले बनाते वक्त इसकी जो आपने डिजाइनिंग की है उसमें ये जहां पे रुकता है उसके सामने इसका करंट लिखा हुआ है। मतलब अगर ये नीडल यहां रुकती है तो आपने कहा कि ये IG है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, जिधर नीडल रुकेगा उसके सामने आपने करंट लिखा हुआ है, वो कौन सा करंट है, जो गैल्वेनोमीटर से पार करता है, सही बात है। तो गैल्वेनोमीटर की ये डिजाइनिंग का पार्ट है जो आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है, बात समझ गए। अब IG पास होने से IG रीडिंग आएगी, हाँ या ना। और आपको पता है यहां पर एक IG की मैक्स वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि वो इधर कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है, बात समझ गए। तो अब हमारे पास IG मैक्स आ गया, कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये एक सर्किट है आपके पास, और मैंने कहा बताइए इस ब्रांच में कितना करंट है, मेजर करके बताइए। तो क्या आपको लगता है अगर आप गैल्वेनोमीटर से मेजर करोगे तो गैल्वेनोमीटर से ये करंट पास कराना पड़ेगा आपको, तो क्या आप उसके सीरीज में जाके लगा दोगे ताकि करंट एंटर करके एग्जिट करे और गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन बताए। लेकिन
क्या आपको ये बात समझ में आती है कि गैल्वेनोमीटर के आने से ट्रू करंट चेंज हो जाएगा? क्योंकि पहले तो मान लीजिए ई बाई कैपिटल आर करंट था, गैल्वेनोमीटर के आते ही ई बाय आर प्लस आर जी हो गया। याद रखिएगा, उस समय पे करंट तो पास कर रहा है ई अपॉन आर प्लस आर जी, और गैल्वेनोमीटर रीडिंग आई जी का ही देगा जो उसके अंदर से पास कर रहा है। लेकिन जिसको हम मेजर करना चाहते थे हम उसको मेजर नहीं कर पाए, क्योंकि इसके प्रेजेंस से वो खुद ही क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। मेरी बात समझ में आती है? तो वो खुद ही डिस्टर्ब हो गया, हाँ या ना? तो चलिए, जब ये खुद ही डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब है कि ये आइडियल डिवाइस तो नहीं है क्या मेजर करने के लिए, क्योंकि इसके आते ही इसने करंट को। तो ऐसा करिए, अगर मैं बोलता हूं कि कोई आइडियल डिवाइस है सपोज, तो क्या आप ये बात समझते हो कि उस आइडियल डिवाइस को यहां फंसाने पर इसके करंट में चेंज नहीं आना चाहिए था? और करंट में चेंज तभी नहीं आता जब उसका रेजिस्टेंस 0 होता, हाँ या ना? तो हमारे पास एक करंट मेजरिंग आइडियल डिवाइस ऐसा होना चाहिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, हाँ या ना? क्योंकि उसके आने से अगर वो करंट को डिस्टर्ब कर देता है, सर्किट को डिस्टर्ब कर देता है, इसका मतलब वो ट्रू वैल्यू का मेजरमेंट, याद रखिएगा, उस समय पर वही है जो मेजर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल करंट उतना पहले नहीं था उसके आने की वजह से। मेरी बात का मीनिंग समझ पाए आप? जैसे मान लो उसके आने के पहले 5 एम्पियर पास कर रहा था और उसके आने की वजह से 1 एम्पियर पास कर रहा है, तो वो मेजर 1 एम्पियर करके देगा, बिल्कुल सही बताएगा कि अभी 1 एम्पियर जा रहा है, लेकिन आप मेजर तो क्या करना चाहते थे, 5 एम्पियर। तो एक आइडियल करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक करंट मेजरिंग डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम है अमीटर। वो बात अलग है कि उसको आइडियल बनाना संभव नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से रीडिंग लेने के लिए जरूरी होगा कि करंट तो पास करे, और साथ के साथ आप रेजिस्टेंस कितना भी नेग्लिजिबल कर दें आप 0 नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको ये समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी। गैल्वेनोमीटर का एक अपना रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर करके दे सकता है वो है। अब पहला डिवाइस आ रहा है आपके पास, अमीटर। क्या आ रहा है? देखिए, अब जो अमीटर है उसको बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहां पर ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, जी से। और इधर एक आपने क्या किया, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया जिसको हम बोलते हैं आरएस, और शंट रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका, याद रखिएगा, सर्किट्स में शंटिंग शब्द का मतलब होता है पैरेलल में लगाना। शंटिंग मतलब पैरेलल में, तो हमने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया और इवन ये स्मॉल लगाया। अभी इधर फोकस करें, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे भी बन जाते हैं। अच्छे से मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब मेरे पास सिचुएशन क्या है कि ये डिवाइस क्या मेजर कर रहा है, आईजी। अब हमने मान लीजिए हम 0 से लेके मैक्सिमम तक बात करेंगे, बस 0 से लेके मैक्सिमम, समझ आई बात? चलिए, अब करंट इसका मेजर करना है हमें। पहले तो हमने ये एक डिवाइस बनाया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज माय अमीटर। क्या बोल रहे हैं, बताइए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर एट फर्स्ट? इट इज आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। सही बात है। और अब आप क्या चाहते हो, इस पूरे डिवाइस का नाम अमीटर बोलें और इसमें से जाने वाला करंट मेजर कर देइए। कहां से जाने वाला करंट, अमीटर से जाने वाला। तो अमीटर के टर्मिनल्स ये हैं, बोलिए। यानी आप चाहते हो इस करंट का मेजरमेंट करना, तो पहली बात आप आरएस लगा के रेजिस्टेंस कम कर रहे हो ताकि इसके आने से सर्किट को कम डिस्टर्ब करे। कितने लोगों को दिखा कि अगर आरएस छोटा है तो आर जी आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस छोटा ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू आर एस से भी छोटी है। और मान लीजिए आर जी 100 ओम है और ये 1 ओम है, तो ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम आएगा, आर जी आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। तो क्या हमने रेजिस्टेंस काफी हद तक कम कर दिया? लेकिन अभी डिवाइस तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के नीडल के सामने गैल्वेनोमीटर का करंट लिखा हुआ है।
लेकिन हम डिवाइस में जो मेजरिंग चाहते हैं वो इसका चाहते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो एक बात बताइए, जब ये आई करंट आएगा तो इस समय पर इसमें से कुछ पास किया आई जी, और यहां से कुछ पास किया आई माइनस आई जी। क्या कहते हो, क्या ये दोनों पैरेलल में है? व्हाट इज द रिलेशन? आई जी इंटू आर जी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस आर जी है, इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। आप यहां से देखें आई की वैल्यू आएगी आई जी इंटू 1 प्लस आर जी बाई आर एस। एक बार देख लो यही आ रहा है क्या? आई जी आर जी और आई जी आर एस अपॉन आर एस, ये आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख लोगे। वैसे इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ यहां पे क्या करना है, पैरेलल डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइस कैसे बन रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। आपका गैल्वेनोमीटर के सामने, नीडल के सामने आईजी करंट लिखा है, तो अगर हम आईजी ही लिखा रहने दें तो बताइए ये डिवाइस ये करंट मेजर करेगा कि ये आईजी मेजर करेगा? तो हमने क्या किया, जहां आईजी लिखा है ना वहां आईजी के स्लिप को हटा के आई का स्लिप लगा दिया। हमने क्या किया भाई, नीडल के सामने आईजी लिखा है और आईजी और आई में कितना रिलेशन है ये दिख रहा है आपके सामने। तो आप ऐसा करो, जैसे आईजी लिखा है 1 माइक्रो एम्पियर, तो उसकी जगह लिखिए 1 माइक्रो एम्पियर इंटू 1 प्लस आर जी बाई आर एस। अब नीडल के सामने आईजी लिखा है कि आई? आई लिखा है। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया? इस करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपने स्लिप किसका चिपका दिया, तो ये आपका कौन तैयार हो गया? अमीटर। बात समझ गए? अब आपसे पूछे कि व्हाट इज रेंज ऑफ अमीटर? रेंज ऑफ अमीटर आई मैक्स। तो आई मैक्स की को निकालने के लिए क्या करें हम, आई जी मैक्स इंटू 1 प्लस आर जी बाय आर एस। इधर देखिए, रेंज का मतलब कितना मैक्सिमम आप अमीटर से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर की नीडल फुल चली जाएगी, तो फुल जाने के बाद पूरा नहीं आएगा, तो फुल डिफ्लेक्शन आएगा आई जी मैक्स पे, तो आई मैक्स ये मेजरमेंट हो गया। मेरी बात क्लियर? आपने कुछ नहीं किया है, आपने गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो नीडल के सामने रीडिंग लिखी थी उसको उतारा है और आई लिख दिया है। तो अब वो डिवाइस आईजी पढ़ रहा है कि आई? आई पढ़ रहा है, तो आई पढ़ने वाला डिवाइस बन गया। चलिए, और इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? लेकिन आप देख सकते हो कि हम इसको आइडियल तो नहीं बना सकते। आइडियल बनाने के लिए इसका रेजिस्टेंस जीरो करना पड़ेगा, और जीरो करने के लिए मुझे आर एस जीरो लगाना पड़ेगा, और आर एस जीरो लगाते ही इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा नहीं। तो याद रखिएगा, आइडियल अमीटर इज अ कॉन्सेप्ट। आइडियल अमीटर इज अ, अगर हम गैल्वेनोमीटर के हेल्प से आइडियल अमीटर बनाना चाहते हैं तो हम परफेक्ट आइडियल उसको, मतलब आइडियल नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आइडियल बनाते ही गैल्वेनोमीटर का रीडिंग ही देना बंद कर देगा। बिना उसके हिले हम रीडिंग ले कैसे सकते हैं? बात मेरी समझ में आई है नहीं? तो अब याद रखिए, ये आपका अमीटर तैयार हो गया। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो याद रखना है कि इसके शंट में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, स्मॉल। उसके बाद आई और आई जी में रिलेशन ये है, तो अगर हम आपको आई जी मैक्स बता देते हैं तो आप आई मैक्स बता देंगे। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन में पूछूंगा कि बताइए कितना आर एस लगाएं कि मैक्सिमम रेंज इतनी बन जाए, तो आई जी मैक्स आपको पता है, आई मैक्स आपको पता है, आर जी आपको पता है, आप आर एस निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी गिवन वैल्यू ऑफ आई जी मैक्स और आर जी के लिए मैं आर एस जितना छोटा करूंगा, आर एस जितना छोटा करूंगा उतना ये वैल्यू बढ़ेगी और उतना ही मेरा रेंज ऑफ अमीटर बढ़ता जाएगा। तो मतलब जितना मैं छोटा रेजिस्टेंस लगाऊंगा रेंज ऑफ अमीटर हमारा उतना ही बड़ा होते जाएगा। बात समझ गए? तो ये ऑल अबाउट अमीटर है। ये बता रहा है कि अमीटर कैसे आपने गैल्वेनोमीटर के हेल्प से बनाया। इधर देखिए, अमीटर को कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्टेड इन सीरीज। और दूसरा पार्ट, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? आइडियल अमीटर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस
अभी आपके मन में आएगा कि सर आइडियल तो बना ही नहीं पा रहे, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एक आइडियल अमीटर लगा है तो मान लेना कि आइडियल है, क्योंकि रीडिंग उसको तो देना नहीं, आपको देना है। क्वेश्चन पूछेगा एक आइडियल अमीटर का रीडिंग कितना है, तो आपको बताना है कि उस आइडियल अमीटर से करंट कितना पास हो रहा है। तो आइडियल अमीटर एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के हेल्प से बनाना चाहें तो आइडियल तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आइडियल करते ही तो करंट गैल्वेनोमीटर से जाना ही बंद कर देगा, तो फिर रीडिंग आएगी कैसे? बात समझ गए? तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। जल्दी नोट करिए, ये आपका अमीटर तैयार हो गया। लिखना, हाँ। पहले करने से क्या फायदा? पहले तो बिना आरजी लगाए, भाई आरजी तो डायरेक्ट ही करंट मेजर करके दे रहा था, तो आरजी को तो मैंने कहा ना डायरेक्ट लगा सकते हो करंट मेजर करने के लिए, लेकिन उसके आने से सर्किट डिस्टर्ब हो गया। हाँ आईजी हमें पता है, आरजी पता है। आईजी भी हमने डिजाइन करते वक्त बना लिया था। नहीं ऐसा कोई नहीं है, वो तो बार बार बदलता जाएगा बेटा। क्या आपको लगता है कि हर बार वही आएगा? अलग आएगा ना। आपने मान लो कैपिटल आर की वैल्यू किसी सर्किट में 500 ओम के लिए निकाली, फिर 500 से 5000 ओम हो गया, तो आपका गैल्वेनोमीटर क्या वो जो खरीद के ले गया वो खुद ही डिजाइन करेगा क्या? भाई जो खरीद के ले गया वो क्या कहेगा, मेरे को तो करंट मेजर करना है, हाँ या ना? और अगर गैल्वेनोमीटर के आने की वजह से करंट बदल रहा है तो आप उसको एक स्पेसिफाइड मैनर में डिजाइन नहीं कर सकते। हाँ एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए करके दे सकते हो कि जब इतना आ रहा है तो इतना था, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा काम नहीं किया जाता है। आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, वो ये बताएगा कि पहले इतना था, ऐसे नहीं बताएगा, वो बताएगा जो रीडिंग होनी चाहिए। समझ आई बात? हम्म। नहीं, आर जी आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस के बराबर है। ये वैल्यू जब आपका आर एस बहुत छोटा होता है तो ये आर जी से भी छोटा है और आर एस से भी छोटा है, तो हम बोल रहे हैं कि अमीटर का रेजिस्टेंस जो बेसिकली आर ए है वो छोटा हो गया है। बात समझे कि नहीं? तो हम लोग डिवाइस को ऐसे डिजाइन नहीं करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को सीधा लगा दें और ये पता करें पहले कितना था। वो तो एक रीडिंग के साथ ऐसा कर सकते हो, फिर तो रीडिंग आप दे रहे हो, वो थोड़ी दे रहा है। रीडिंग कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, लेकिन अब ये रीडिंग ये दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक अमीटर बनाया। हालांकि याद रखना अभी भी इसके आने से सर्किट डिस्टर्ब होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना पहले हुआ था, क्योंकि हम आर ए को बहुत छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? डिवाइस अभी भी आइडियल नहीं है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लिख लिया सबने? डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा, या तो इस पर बेस्ड आएगा या रीडिंग लेना होगा। रीडिंग लेने के लिए तो सिंपल रजिस्टर है, जो करंट जा रहा है वो मेजर करके बता दीजिए आप। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट। अच्छा इधर सुनिए, अमीटर लगा होना चाहिए सीरीज में। क्या करने के लिए? जैसे मान लो मैंने आपको एक सर्किट में कहा कि इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, तो एज एन इंजीनियर आप वहां अमीटर को किस में लगाएंगे? लेकिन मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहीं पे भी लगा रखा है अमीटर को अपने मन से, तो मैंने जहां लगाया है मैं वहां करंट चाहता हूं आपसे। हो सकता है मैं वहां सीरीज में लगाऊं चाहे पैरेलल में लगाऊं, वो मेरी मर्जी है। बेसिक रूल है कि अमीटर से पास होने वाला करंट मेजर होता है, हाँ या ना? लेकिन अगर आपको किसी ब्रांच में मेजर करना है तो फिर आप उसके पैरेलल नहीं लगा सकते। कैसे लगाना पड़ेगा? मान लो आप इंजीनियर बन गए और आपसे कहा गया इस ब्रांच में करंट मेजर करिए, और आप अमीटर को पैरेलल लगा दिया आपने, तो गलत हो गया मामला, क्योंकि लगाना कैसे? लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने पैरेलल लगा के दिया हुआ है और पूछ रहा हूं बताइए इसमें से कितना करंट जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने जैसे भी कनेक्टिविटी दी है वो आपको एक्सेप्ट करना है। बात समझे कि नहीं? सेकंड डिवाइस लिखिए वोल्ट मीटर।
यहीं पे हो, कोई जरूरत नहीं है लिखने का, अभी यहीं पे हम लोग। इतना धीरे लिखने से काम नहीं चलेगा बेटा, मेरे पास एक लेक्चर और है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आज और नेक्स्ट, बस। मतलब आपको थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी लिखते वक्त। अगला डिवाइस क्या है? वोल्ट मीटर। एक मिनट, इधर देखिए, ध्यान से सुनना। गैल्वेनोमीटर भी वोल्टेज मेजर करके दे सकता है। बताइए, जब गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट पास होता है तो गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? आईजी इंटू आरजी। आईजी इंटू, ऐसा करो, स्लिप उतारिए आईजी का और स्लिप चढ़ा दीजिए आईजी इंटू। क्या ये डिवाइस अपने टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है? क्योंकि नीडल के सामने क्या लिखा है? अपना वोल्टेज। और एक बात बताइए, अगर मुझे सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होना चाहिए। तो ये उसको भी मेजर करेगा और अपने ऊपर भी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और ये अगर दूसरे के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो तो मेजरमेंट आ जाएगा। तो बताइए, पैरेलल कनेक्ट करूं या सीरीज में? जैसे आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का अपना पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर को उसके, लेकिन फिर से दिक्कत तो वही है कि गैल्वेनोमीटर के लगाते ही वो सर्किट को डिस्टर्ब कर देगा। तो एक बात बताइए, मेरे पास एक रजिस्टर है और मुझे कहा गया कि भाई वोल्टेज मेजर करिए, मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के सामने लिख दिया आईजी इंटू आरजी। क्या लिख दिया? आईजी इंटू आरजी। अब दिक्कत यह हुई कि इसके आने से सर्किट डिस्टर्ब हो गया। याद रखिएगा, मेजरमेंट उतना ही है जितना अभी है, मेजरमेंट उतना ही है जितना अभी है, लेकिन इसके आने की वजह से एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस आ गए। तो कितने लोग ये बात समझते हैं? मान लीजिए ये ओरिजिनल सर्किट है कि अगर मैं वोल्टेज मेजर करूंगा किसी डिवाइस से तो मैं कनेक्ट करूंगा पैरेलल में, और मैं ये चाहूंगा कि इस डिवाइस का अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो इट विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट, और अगर ओपन सर्किट हुआ तो इधर करंट जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो सर्किट डिस्टर्ब होगा नहीं। यानी एक आइडियल वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही है ना? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, तो उसको लगाएंगे तो क्या करेगा? डिस्टर्ब तो करेगा ही करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन आइडियल बनाना अभी यहां पर इस मेथड में संभव नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि काफी हद तक आइडियल बना दें। तो हमने क्या किया, वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, RH। RH मतलब हाई रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाया। एक मिनट इधर नोट देखें, पहले समझ में आएगा तो खुद ही कर लोगे, दिमाग में लिखना जरूरी होता है। कर क्या रहे हैं उसका मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। बताइए, अभी गैल्वेनोमीटर है, करंट कितना जा रहा है? IG। अभी गैल्वेनोमीटर के नीडल के सामने IG ही लिखा हुआ है, तो ये तो अभी भी करंट मेजरिंग डिवाइस है। आप क्या चाहते हो? लेकिन आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहने वाले हो? इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहने वाले हो वोल्ट मीटर। तो पहले बताइए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हुआ कितना? RG प्लस, क्या आपको पता है अगर RH हाई रेजिस्टेंस है तो ये एक हाई रेजिस्टेंस बन गया। तो काफी हद तक हम आइडियल बनाने की कोशिश में हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? लेकिन एक बात बताइए, गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर ये आपने फिट कर रखा है, अब आप क्या चाहते हो? ये ऐसा ही है सिस्टम, बस अब आप चाहते हो कि इसके रीडिंग पर, रीडिंग जो आएगी वो IG की ना आए, रीडिंग आए जो इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स?
आई जी इंटू, अब आपने लगाया आर एच और आपने नीडल के सामने आई जी लिखा है, आईजी को हटा के, आईजी को हटा के स्लिप लगा दिया है डेल्टा वी का, तो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी आई जी इंटू आर जी प्लस, मान लीजिए ये 100 ओम है और ये 9900 ओम है, 9900 प्लस 100 कितना हो गया, 10,000 हो गया। मान लीजिए यहां पर IG की वैल्यू है 1 माइक्रो एम्पियर, कितना, तो 1 माइक्रो एम्पियर से इसको मल्टीप्लाई करके जो वोल्टेज आए वो नीडल के सामने लिख दीजिए आप। तो अब ये IG मेजर कर रहा है या वो वोल्टेज मेजर कर रहा है जो अपने टर्मिनल के अक्रॉस है, बात समझ गए। तो ये वोल्टेज मेजर कर रहा है अपने टर्मिनल के अक्रॉस। अभी भी ये आइडियल नहीं बन पाया है, पता है क्यों, कोई कहे कि सर आइडियल बनाने के लिए ना इस RH को इनफाइनाइट कर दो, RH को इनफाइनाइट करने का मतलब सर्किट ओपन करना पड़ेगा इसको, और ये ओपन करने का मतलब है गैल्वेनोमीटर से करंट आएगा नहीं, तो बिना करंट के तो ये डिफ्लेक्शन नहीं दे सकता है। तो ये आपका वोल्टमीटर तैयार हो गया, काफी हद तक क्या है, काफी हद तक आइडियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आइडियल डिवाइस नहीं है, इसके आने से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी ही। तो इधर देखिए, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करूं वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या कहते हो, बाकी क्वेश्चन में जैसे कनेक्टेड है उसको डिस्टर्ब मत करना, वो अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नाप के बताएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है, बात समझ गए। अच्छा, आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब उसका बिहेवियर लाइक अ ओपन सर्किट होगा। और इधर देखिए, अगर मैं IG पे मैक्स लगा दूं तो डेल्टा वी मैक्स आ जाएगा, तो रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ वोल्टमीटर कितना आएगा बताइए, रेंज ऑफ वोल्टमीटर डेल्टा वी मैक्स दैट इज इक्वल्स टू IG मैक्स इंटू RG प्लस RH। क्या देखिएगा, सारी चीजें आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, एक आपको ये याद रखना है वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हुआ, कितना मैक्सिमम मेजरमेंट दे सकता है। वोल्टमीटर आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होना चाहिए और इसको पैरेलल में लगाया जाना चाहिए, बाकी जहां भी लगा होगा वो अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, यस और नो। आई बदलेगा, IG बदलेगा से क्या मतलब है, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा बेटा। हाँ बदल जाएगा ना, बिल्कुल। नहीं नहीं, IG नहीं बदल रहा है, आप किसी गिवन IG की वैल्यू पे कितना होगा, IG बदल रहा है, बदलने के बाद जो IG होगा उस IG के हिसाब से इतना डेल्टा भी मेजर करेगा। आप समझ ही नहीं पाए टॉपिक, बैठ जाइए, मैं बता रहा हूं आपको, आप समझ ही नहीं पाए कहना क्या चाह रहा हूं मैं। आप जो बोल रहे हो मैं भी उसी बात को बोल रहा हूं, पर मेरी बात पे ध्यान दें। आप ये कह रहे हैं कि ये सर गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया, चलो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं 2 मिनट में। मान लीजिए ये आपने क्या लगाया था, एक ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम है और ये 1 ओम है, बिना कनेक्ट किए कितना करंट था, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर था, इस पे वोल्टेज था 5 वोल्ट, कितना था, चलिए अब आपने कनेक्ट किया तो डेफिनेटली कनेक्ट करने पर ये करंट बदल जाएगा, ये अब 1 एम्पियर करंट नहीं है, बदल गया, कोई दिक्कत नहीं, बदल के आने के बाद बदलने दो, बदल के आया, बदलने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होके गया, अब डिस्ट्रीब्यूट होके जाने वाला बाद का करंट IG है,
तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IG इंटू आर जी प्लस आर एच, और वही पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम पर भी है। बदलना है, बदल गया है, मुझे कोई दिक्कत उससे। लेकिन क्या इस समय पर यही वोल्टेज है? तो हम क्या करें, किसी गिवन IG पे मेजरमेंट कितना देगा? और ये बात तो मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि अगर वो आइडियल डिवाइस नहीं है तो उसके कनेक्ट होने की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो हो गया है डिस्टर्ब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? तो देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, देखो, देयर इज अ गैल्वेनोमीटर, देयर इज अ गैल्वेनोमीटर of resistance 100 ohm of resistance 100 ohm have 50 divisions, have 50 divisions। ये 50 डिवीजन एक तरफ का है, ध्यान रखना। टोटल हम 50 काउंट करेंगे, एक तरफ और एक तरफ, उसको 100 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 50 डिवीजन है उसके अंदर, 0 से लेके आई तक, आई मैक्स तक। लिखिए, ईच डिवीजन मेजर्स 1 माइक्रो एम्पियर करंट, ईच डिवीजन मेजर्स 1 माइक्रो एम्पियर करंट। एक डिवीजन कितना मेजर करता है? क्या आपको IG मैक्स मिल गया? कितना? 50 माइक्रो एम्पियर। एक डिवीजन 1 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा है, तो 50 डिवीजन, तो मैक्सिमम IG मैक्स मिल गया। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, फाइंड आउट द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, required to convert it into, to convert it into an ammeter of range, an ammeter of range 10 milliampere, 10 milliampere। समझ आए बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड आउट द हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, find out the high resistance required to convert this galvanometer, to convert this galvanometer into a voltmeter, into a voltmeter of range 1 volt, of range 1 volt। ठीक है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले में क्या बनाना है? अमीटर, अमीटर बना देते हैं भाई। अमीटर बनाने के लिए क्या फंडामेंटल है? गैल्वेनोमीटर, उसके पैरेलल में लगाना है शंट रेजिस्टेंस। 1 मिनट, तो सबसे पहले उसने आपको दिया है IG मैक्स। क्या दिया है? IG मैक्स है कितने डिविजन्स का? तो 50 इंटू 1 माइक्रो एम्पियर, तो IG मैक्स है 50 माइक्रो एम्पियर। बताइए, अगर हम I लिखते हैं तो I से कितना पास करता है? IG इधर और इधर I माइनस IG, मतलब रटने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही रिलेशन लिखना है, IG इंटू आर जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। मेरे पास I की वैल्यू आ रही है IG 1 प्लस RG बाई RS। बस, अगर मैं यहां मैक्स लगाता हूं तो यहां भी मैक्स आ जाएगा। कितना I मैक्स मेजर कराना है? 10 मिली एम्पियर। कितना बोला मैंने? 10 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू IG मैक्स 50 माइक्रो एम्पियर इंटू 1 प्लस 100 बाई RS। बोलिए, इधर सॉल्व करना, कितना आ रहा है? एक जीरो से एक जीरो गया, इधर आएगा 1000 बाई 5, 200।
200 इक्वल टू 1 प्लस 100 बाई आर एस. हाउ मच इज आर एस? कितना? 100 बाई 199 ओम. देख रहे हो कितना कम रेजिस्टेंस है. अच्छा, ये किसका रेजिस्टेंस आया है? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज योर आर जी आर एस अपॉन, यही तो करोगे ना. दूसरा क्या बनाना है इसको? वोल्ट मीटर. बहुत ही इजी है. वोल्ट मीटर तो कुछ नहीं करना है, एक हाई रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में और आई जी पास करेगा. ये होगा आर जी और ये होगा आर एच. तो मेरे पास डेल्टा वी मैक्स आएगा, या पहले डेल्टा वी लिख लो, आई जी इंटू आर जी प्लस आर एच. डेल्टा वी मैक्स यही लगा दो. तो डेल्टा वी मैक्स इक्वल्स टू आई जी मैक्स इंटू आर जी प्लस आर एच. इतना समझ में आया? देखिए, आई डेल्टा वी मैक्स है 1 वोल्ट, आई जी मैक्स है 50 इंटू 10 पावर -6. ये आर जी तो है 100 और आर एच है आर एच. कितना आएगा आर एच बताइए? अब कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, मतलब ये हुआ 10 पावर 6, तो 10 पावर 4, 2 इंटू 10 पावर 4, 2 इंटू 10 पावर 4 -100. इतना हाई ओम लगाना पड़ेगा आपको इस रेंज का क्या बनाने के लिए? वोल्ट मीटर बनाने के लिए. एनी डाउट? ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको, और चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, 2 मिनट लगता है. अच्छा, अब इधर ध्यान से सुने. अब कोई बताने वाली बात नहीं है. जैसे मान लीजिए कोई अमीटर और कोई वोल्ट मीटर लगा है और क्वेश्चन पूछता है उसकी रीडिंग बताइए, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आइडियल डिवाइस है कि. अगर आइडियल डिवाइस है तो क्या होगा? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाएगा और अमीटर का, जैसे मैं आपको बताता हूं. जैसे मान लीजिए कि ये एक अमीटर लगा है, इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा है, इधर भी रेजिस्टेंस लगा है, इधर वोल्ट मीटर लगा है. मतलब ये मेरे को अब बताने वाली बात बची नहीं है. ये दीजिए, ये आपके पास 6 ओम, ये 3 ओम और ये है 8 ओम, ये है 100 वोल्ट. दोनों डिवाइस आइडियल हैं. ये मैं डायग्राम में लिख देता हूं, ध्यान से समझना. दोनों डिवाइस कैसे हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है रीडिंग ऑफ अ मीटर एंड वोल्ट मीटर. दोनों की रीडिंग चाहिए. मतलब अब मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है इसमें. आपको क्या करना है? अमीटर को कर देना है शॉर्ट, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 है. वोल्ट मीटर को बना देना है ओपन. आइडियल है ना, तो रीडिंग आपको देनी है, ध्यान रखना. वो तो नहीं दे पाएगा, आप रीडिंग देंगे. आइडियल डिवाइस है. ये ओपन हो गया. एक सिंपल सा सर्किट है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, 8 ओम से करंट जा रहा है, फिर 6 और 3 में बट रहा है, फिर वापस निकल जा रहा है. अच्छा, अगर वोल्ट मीटर अगर मान लीजिए नॉन आइडियल होता तो फिर इधर भी आता करंट, तो फिर तीनों पैरेलल माने जाते. तो एक बात बताइए, अगर ये आइडियल डिवाइस है तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा? इसको मैं क्या दिखाऊंगा समझाने के लिए? ओपन. अब देखिए, आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा. कितना वोल्ट है ये? 100 वोल्ट. बताइए इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम और 3 ओम का 2 ओम आएगा. अच्छा, 2 ओम और 8 ओम 10 ओम. करंट गया 100 बाई 10. हाउ मच? 10 एम्पियर. ये लीजिए, रीडिंग ऑफ अ मीटर 10 एम्पियर है. अच्छा, 10 एम्पियर बाद में बटेगा 2 में, तो आप चाहो तो बंटवारा करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं. रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. करंट आ रहा है कितना? आई.
और हमने लिख दिया आर इक्वलेंट कितना है I 10 और आर इक्वलेंट है 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 क्या कहते हो कितना 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट ये मेजर करके दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये आइडियल नहीं होते तो यहां इसका रेजिस्टेंस रख दो, यहां इसका रेजिस्टेंस रख दो और सर्किट सॉल्व कर लो। सर्किट सॉल्व करना आता है, जो करंट अमीटर से जा रहा हो वो अमीटर का करंट बता देना, और जो वोल्टेज आपका वोल्ट मीटर पे आ रहा हो तो वो जिसके भी पैरेलल लगा हो आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लेना। यहां पर इसका रेजिस्टेंस मानेंगे हम लोग 1 ओम। इसका कितना मानना 1 ओम, ठीक है। और इधर वाले का इसका रेजिस्टेंस मान लेना 2 ओम। कितना, या मान लीजिए इसको 5 ओम मान लेना। तो इधर रखना 1 ओम, इधर रखना 5 ओम, और इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग निकाल के लाना। समझ आई बात? तो अब आप लोग ना एक्सरसाइज 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी शीट अलग है। बात समझ गए? और अभी एक आपका कार्बन रजिस्टर बचा हुआ है, जो आप लोग पढ़ते हो ना, ब्लैक ब्राउन, हाँ जो भी है, गाना याद किया हुआ है ना, वो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अपना पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, और क्या कहते हैं बचा हुआ है, दैट इज कार्बन रजिस्टर। बात समझ गए क्या? थैंक यू फॉर टुडे।